नमस्कार, मैं महेश कुंतल आज आपके सामने बीएड सेकंड ईयर की जेंडर विद्यालय एवं समाज सब्जेक्ट के साथ। कल हमारा वो टॉपिक जीवन दक्षता से संबंधित जो था वो कंप्लीट हो गया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एक नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो चैप्टर है हमारा द्वंद्व संघर्ष स्थल, जैसे परिवार, पड़ोस, स्कूल, अन्य औपचारिक अनौपचारिक संस्थान, लैंगिक दुर्व्यवहार की पहचान को समझने की महत्ता। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यह इससे संबंधित ही रहेगा और मुख्य जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लैंगिक दुर्व्यवहार। इसमें सृष्टि के निर्माण के विषय में विभिन्न धर्मों तथा विज्ञान की अपनी अपनी मान्यताएं, विचार तथा शोध हैं। इसी प्रकार नर, मादा, स्त्री, पुरुष सृष्टि के विषय भी अलग अलग प्रकार से विदित किए गए हैं। भारत की अमूल्य निधि वेद है और इन्हीं चारों वेदों में ऋग्वेद को सर्वाधिक प्राचीन एवं सर्वाधिक बड़ा और वेद माना गया है और यही संपूर्ण विश्व की अनमोल धरोहर के रूप में प्रथम रचना के तौर पर समझी जाती है। इसमें यम यमी संवाद के द्वारा सृष्टि पर पुरुष एवं स्त्री को एक दूसरे के पूरक तथा कामादि भावों की विभ्रांति हेतु ईश्वर द्वारा रचित माना गया है, जिससे सृष्टि का क्रम अनवरत रूप से चलता रहा। मनुष्य ने अपने अधिकार क्षेत्र में इतर जाकर प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप किया और अपने इष्ट तथा स्वार्थों की पूर्ति के लिए वर्तमान चिकित्सा क्रांति के परिणाम स्वरूप गर्भ में ही सोनोग्राफी करवाकर कन्या को समाप्त किया जाता रहा है और जो जीवित हैं उनके दुर्व्यवहारों तथा उपेक्षाओं के द्वारा मरणासन्न की स्थिति तक पहुंचा दिया जाता रहा है। स्वयं को सभ्य एवं विकास तथा विज्ञान, तकनीकी और सूचना क्रांति की दौड़ में आगे मानने वाले देश तथा वहां पर निवास करने वाले व्यक्ति भी लैंगिक भेदभावों तथा हीन भावना से ग्रस्त हैं। तो यह एक वैश्विक बीमारी समझ लो इसे। इसमें क्या है कि हम सभी जो अच्छे विकसित देश भी हैं वो भी इस प्रकार के दुर्व्यवहार से पीड़ित हैं, जिससे महिलाओं की सुरक्षा, समानता और उनको न्याय दिलाने की समस्या ज्वलंत रूप धारण कर चुकी है। अतः हम डेली पेपर में, पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, इस प्रकार के दुर्व्यवहार आते रहते हैं। अब देखिए, इसमें लैंगिक दुर्व्यवहार की प्रकृति एवं प्रकारों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें लैंगिक दुर्व्यवहार की प्रकृति को समझना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी कोई सीमा या लक्ष्मण रेखा ऐसी नहीं है कि यह इस सीमा को पार करने के बाद लैंगिक दुर्व्यवहार होता है। इसके अनेक रूप होते हैं। भारतीय नारी त्याग तथा आदर्श की प्रतिमूर्ति के रूप में जानी जाती है तथा यह अवधारणा उनके भीतर तक घर कर गई है कि वे स्वयं अपने साथ हो रहे लैंगिक दुर्व्यवहारों को दुर्व्यवहार भी नहीं मानती। अतः हमारे भारत देश में भारतीय संस्कृति के अनुसार नारी को देवी का दर्जा दिया गया है और देवी की भांति पूजा जाता है और वो इतनी सहज स्वभाव की होती हैं कि उनको स्वयं जब उनको दुर्व्यवहार भी होता है तो वो उसे भी ऐसा नहीं मानती कि ये मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। जैसे पुत्री को उत्पन्न करने पर पुरुष द्वारा यदि दुखी होता है तो घर की स्त्रियां उससे भी अधिक पुरुष के हित एवं मंगल कामना के लिए किसी भी स्थिति को पार कर जाती हैं, जिसे देखकर ही यह बड़ा वर्ग बड़ा होता है। अब देखिए, इसमें एक उदाहरण, सबसे ज्वलंत उदाहरण जो हमारे समाज में चल रहा है कि अगर हमारे लड़की का जन्म होता है तो लड़की के जन्म होने पर पुरुष वर्ग जहाँ निराशा का शिकार हो जाता है, निराश धारण किए रखते हैं, वहीं अगर लड़के का जन्म होता है या फिर कोई लड़के का कार्य होता है, उसकी मंगल कामना के लिए
वही लड़कियां, वही स्त्रियां अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस करती हैं। जिसे देखकर यह बड़ा वर्ग बड़ा होता है और वह स्त्रियों पर सदैव शासन करता है, आदेश चलाता है। बालिकाओं को जन्म से ही पिता, पति, पुत्र के संरक्षण में रहना, उनके हित तथा पसंद के कार्य करने सिखाए जाते हैं। इस प्रकार लैंगिक दुर्व्यवहार को कभी कभी परंपरा तथा आदर्श की ऐसी चादर ओढ़े होते हैं कि वे इन दुर्व्यवहारों का सामना करते हैं कि वे स्वयं इस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकें। अतः स्त्रियों को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रखा जाता है। अगर अपने घर में है, पियर पक्ष में है, तो वहाँ पर पिता की नज़र में रहे, भाई की नज़र में रहे, और ससुराल में तो पति की नज़र में रहे, अर्थात उसे स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती है। वे स्वयं इस स्थिति से बाहर नहीं निकलना चाहते। जैसे पति की गाली तथा मार सहने वाली स्त्रियां आदर्श समझी जाती हैं और वह अपने लिए किए गए इस दुर्व्यवहार का वर्णन खुशी से करती हैं। लैंगिक व्यवहारों का सामना स्त्रियों के रूप में मान्यता प्राप्त सभी को करना पड़ता है। अब देखिए, इसमें लैंगिक दुर्व्यवहार से तात्पर्य ऐसे व्यवहार से है जो लिंग विशेष की स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, उनकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान एवं मन को ठेस पहुंचाए। आया समझ में? देखिए, इस प्रकार की दुर्भावना का सम्मान ऐसे उन चीज़ों से है जो उनकी स्वतंत्रता में बाधक हो, समानता में बाधक हो, अर्थात असमानता धारण करते हों, उनके अधिकारों का हनन होता हो, प्रतिष्ठा एवं मान सम्मान का हनन हो, एवं मन को ठेस पहुंचाने वाले जो वक्तव्य होते हैं वो उनके दुर्व्यवहार का कारण बनते हैं। महावीर स्वामी ने अहिंसा परमो धर्म का मार्ग दिखाया और इसके अंतर्गत शाब्दिक हिंसा को भी निश्चित किया। उनके अनुसार अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। उनके अनुसार जो भी हम कोई भी अगर किसी को गलत बात बोलते भी हैं तो वो भी हिंसा में आती है। ठीक इसी प्रकार लैंगिक दुर्व्यवहार में मारना पीटना नहीं, भाषाई शाब्दिक दुर्व्यवहार द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करना भी आता है। अर्थात हम किसी को अगर मार पीट रहे हैं तो वही हिंसा नहीं है, उसके अलावा अगर उसे हम मन वचन अर्थात मन से भी अगर उसे कुछ गाली दे रहे हैं वो भी हिंसा में आती है। अर्थात कोई बोलकर भी गाली दे रहा है तो वो भी हिंसा में आती है। अब इसके लिए हम अलग अलग प्रकारों को देखेंगे। इसमें लैंगिक दुर्व्यवहार की पहचान तथा बचाव। इसमें सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है शारीरिक एवं हिंसात्मक लैंगिक दुर्व्यवहार। अब देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहला जो मनोविज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, परंतु कुछ विकृत कारणों से यह आकर्षण गलत रूप से प्रकट होता है और इसी प्रकार इसकी शिकार प्राय लड़कियां व स्त्रियां ही होती हैं। शारीरिक एवं हिंसात्मक लैंगिक दुर्व्यवहार के शिकार स्त्रियां घर एवं बाहर दोनों ही स्थलों पर होती हैं। शारीरिक दुर्व्यवहार तथा हिंसात्मक दुर्व्यवहार की पहचान कभी कभी स्पष्ट रूप से की जा सकती है और कभी कभी यह ऊपरी रूप से प्रतीत नहीं होती, परंतु गहनता नहीं माने तो यह कोई सुरक्षात्मक उपाय ही कर पाते हैं। यहाँ तक इस प्रकार के दुर्व्यवहारों की पहचान तथा कुछ लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है जिसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, इस प्रकार के जैसे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है, इस बात को हमारी साइकोलॉजी भी मानती है, मनोविज्ञान भी मानती है। जैसे हमने साइकोलॉजी में पढ़ा हमने एक चैप्टर जिसमें लड़कियों में जो एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रा ग्रंथि और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद लड़कों में एक ग्रंथि पाई जाती है
ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। तो ये दोनों ही ग्रंथियाँ विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का भाव उत्पन्न करती हैं। लेकिन इसमें हम अनेक प्रकार से जो प्रताड़ित करने वाली भूमिका में सामने आती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा स्त्रियां एवं लड़कियां ही सामने आती हैं, जिसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे बालिकाओं का किसी विशेष से खिंचाव महसूस करना, अतः माता पिता को उस व्यक्ति के विषय में खुलकर बात करनी चाहिए। काफ़ी बार क्या होता है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे उसे ऐसा लगता है कि ये मुझे प्रताड़ित कर रहा है, चाहे वो कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन मन वचन उनसे ही उसको ऐसा लगता है कि ये मुझे प्रताड़ित कर रहा है। इस बारे में अपने माता पिता से उसको खुलकर बात करनी चाहिए। अतः कई बार जैसे बालिकाओं तथा महिलाओं के आगे पीछे घूमना, उनको टच करना, उनको प्रताड़ित करना, इस प्रकार जैसे कभी कभी किसी न जबरन स्पर्श का प्रयास करना, जैसे गलत तरीके से फ़ोटो खींचना, उनके एमएमएस बनाना, सार्वजनिक रूप से उनको धमकी देना, ये सभी प्रताड़ित करने वाले कामों में आते हैं। जैसे काम के बहाने देर शाम तक रोकना, इससे भी शारीरिक दुर्व्यवहार की आशंका बढ़ जाती है। आधुनिक पार्टियों में ले जाना, पेय पदार्थों में नशे की गोलियां मिलाकर उनके साथ शोषण करना, और कई बार हम देखते हैं कि जान पहचान तथा अज्ञात व्यक्ति यदि अनावश्यक रूप से मेहरबानी दिखाता है, गाड़ी में लिफ्ट दे या फिर घर पर बुलाए, बाहर खाने इत्यादि के लिए ले जाने का दबाव डालता है, तो ऐसे मौक़ों पर हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। अगर सतर्कता नहीं बरतते हैं तो उसमें शारीरिक दुर्व्यवहार की आशंका अधिक हो जाती है। और इसमें जैसे काफ़ी रूप से शारीरिक रूप से ज़बरदस्ती करना, तेजाब छिड़कना, सिगरेट से जलाना, बाल खींचना, नाखून नोचना, चेहरे को बदसूरत बनाने का प्रयास करना, शारीरिक हिंसा के लिए कुछ विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति तेज धारदार औजार या ब्लेड का भी प्रयोग करते हैं। बात बात पर उग्र हो जाना, हाथ उठा लेना, घसीटना, रस्सी से बांध देना आदि प्रकार की प्रताड़ना शारीरिक प्रताड़ना के रूप में समझी जाती हैं। अर्थात उनको इस प्रकार से टॉर्चर किया जाता है कि बहुत ही दयनीय स्थिति उनकी हो जाती है। अतः इस प्रकार की प्रताड़ना से बचने के लिए अनेक नियम सुझाए गए हैं, जहाँ तक हम इन नियमों को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे बालिकाओं के प्रति अभिभावक एवं पास पड़ोसियों को सजग रहना। अगला, बालिकाओं से इन विषयों पर खुलकर बात करना, जिससे वे ऐसी परिस्थिति में डरने अवसाद में जाने की अपेक्षा खुलकर बात कर सकें। यदि बालिका किसी विशेष व्यक्ति को नापसंद करती है तो उसके कारणों को जानना। संभव है कि वह व्यक्ति कुछ गलत हरकतें कर रहा हो। इसके बाद शारीरिक हिंसा एवं दुर्व्यवहार से बचाने के लिए बालिकाओं एवं महिलाओं को आत्म सुरक्षा के उपायों से अवगत कराना चाहिए। पुलिस एवं प्रशासन को सक्रिय भूमिका भी इसमें निभानी चाहिए। अराजक तत्वों के स्थलों की पहचान कर उसे विशेष सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। विद्यालय प्रशासन एवं शिक्षकों को भी सतर्क रहना चाहिए। इसके बाद विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने चाहिए। शारीरिक दुर्व्यवहार एवं हिंसा को रोकने के लिए समाज में जागरूकता लानी चाहिए। पास पड़ोस के व्यक्तियों को इन व्यवहारों को रोकने के लिए पुलिस की सहायता प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद विद्यालयों को सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए।
पुलिस को कार्यशालाओं तथा जागरूक सप्ताह के आयोजन द्वारा सामान्य जनता को इस प्रकार के कुकृत्यों को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए। ऐसे व्यवहारों को करने वाले को दिए जाने वाले कठोर दंड से अवगत कराकर भय का वातावरण सृजित करना चाहिए। अनजान व्यक्तियों को घर में न आने देना एवं बालिकाओं को उनके साथ न भेजना चाहिए। स्थानीय पुलिस तथा महिला हेल्पलाइन नंबर सदैव महिलाओं, बालिकाओं एवं सार्वजनिक स्थलों पर अंकित होने चाहिए। तो इस प्रकार के अगर हम कार्यक्रमों का, इस प्रकार के नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो महिलाओं का जो दुर्व्यवहार होता है उसे काफ़ी हद तक कम बचा जा सकता है। इसके बाद मानसिक दुर्व्यवहार एवं प्रताड़ना। अब देखिए, शारीरिक रूप से करने के साथ प्रताड़ित करने के साथ साथ काफ़ी ऐसे पॉइंट होते हैं जो मानसिक रूप से महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। जैसे बालिकाओं तथा महिलाओं को घर तथा बाहर दोनों पर ही मानसिक दुर्व्यवहारों तथा प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है। इन व्यवहारों की पहचान एवं इन बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है, जैसे लड़कियों की शिक्षा, खान पान, रहन सहन के तरीके में लड़कों की अपेक्षा कम ध्यान देना तथा कम खर्च करना। अगर लड़कियों दोनों में भेद किया जाता है, लड़के पर ज़्यादा खर्च किया जाता है, लड़कियों पर कम खर्च किया जाता है, तो मानसिक रूप से अवसाद के रूप में लड़की प्रभावित होती है। सामाजिक कार्यक्रमों तथा रीति रिवाजों में स्त्रियों की उपेक्षा, विवाह करके घर गृहस्थी बसाने, पारिवारिक जिम्मेदारी का दबाव, कामकाज के कारण पढ़ाई छुड़वाना, लड़कों की अपेक्षा प्रत्येक क्षेत्र में हीन सुनना, दहेज तथा लड़का उत्पन्न करने के लिए ताने सुनना, रंग रूप इत्यादि को लेकर की जाने वाली टिप्पणी, अंधेरे का भय, उदासीनता का भय, अंतर्मुखी हो जाना या झल्लाट आदि, इनके द्वारा बालिका एवं महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। अतः इनको हम निम्न प्रकार से इनके संबंध में बचाव की प्रक्रिया कर सकते हैं। जैसे मानसिक दुर्व्यवहार तथा प्रताड़ना की शिकार पीड़िताएं अपने प्रति की जाने वाले व्यवहार को स्पष्ट रूप से लोगों के समक्ष रख नहीं पाती और घुटती रहती हैं। अर्थात इनकी एक विशेषता होती है कि कोई भी अगर प्रताड़ित नहीं कर रहा है तो वो उस बात को खुलकर सभी के सामने बोल नहीं पाती और अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। कभी कभी ये प्रताड़ना आत्महत्या के लिए भी विवश कर देती है और जब बहुत ज़्यादा ये असहनीय हो जाता है तो किसी से न बोलने के कारण ये गलत कदम उठाने पर भी विवश हो जाती हैं, जहाँ तक कि आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाती हैं। और मानसिक अवसाद की यह अवस्था अधिक होने पर पागलपन, और जब और ज़्यादा ये अवस्था हो जाती है तो मानसिक रूप से क्या हो जाती है, पागलपन हो जाता है इत्यादि के इसके दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं। इसके बचाव के लिए निम्न उपायों को सुझाया गया है, जिनका उपाय करने के बाद इस प्रकार की समस्याओं से निजात मिल सकती है। जैसे सबसे पहले मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए परिवार तथा समाज को, अर्थात इस प्रकार का वातावरण हमें क्रिएट करना चाहिए कि बालक एवं बालिकाएं महिलाएं सभी अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें, असुरक्षा की भावना उनमें जागृत ना हो। मानसिक दुर्व्यवहार से शिकार पीड़िता को यदि आवश्यकता हो तो मनोचिकित्सक से भी परामर्श किया जाना चाहिए, अर्थात अगर आवश्यक हो तो मनोचिकित्सक की भी राय लेनी चाहिए। मानसिक दुर्व्यवहार के कारणों की पड़ताल कर उसे समाप्त करना चाहिए, अर्थात जैसा चिकित्सक कहता है उसके अनुसार उसे उस हिसाब से राय लेकर उसको समाप्त किया जाना चाहिए। मानसिक दुर्व्यवहार के शिकार
व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब इस प्रकार की जब व्यक्ति समस्याओं से ग्रसित होता है तो उसे हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहिए और उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को उसकी भावनाओं, रुचि, मनपसंद कार्यों को करने के लिए, व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और जब ऐसा व्यक्ति हो जाता है तो उसे उसके मनपसंद कार्यक्रमों को करने दिया जाना चाहिए और जैसा वो चाहता है उसी प्रकार से कार्य करने चाहिए। सकारात्मक सोच का विकास इस प्रकार की प्रताड़ना से उबरने में सहायक होता है, अर्थात सकारात्मक सोच इसे उबारने में सहायक होती है। मानसिक प्रताड़ना से ग्रसित व्यक्ति को पर्याप्त न्याय दिलवाना चाहिए, अर्थात मानसिक रूप से जो प्रताड़ित व्यक्ति है उसे अच्छे ढंग से न्याय दिलाने का प्रयास करना चाहिए। पुरानी या बुरी आदतों को याद ना दिलाकर नई आशा का मार्ग दिखाना चाहिए, अर्थात जिस कारण से बालक के मानसिक रूप से प्रताड़ित है, अर्थात उसको अवसाद का ग्रस्त बालक है, उसे उन बातों को ध्यान ना दिलाकर उसे एक नई ऊर्जा का उसमें संचार करना चाहिए, पॉजिटिव विचार उसके सामने प्रस्तुत करने चाहिए। इस अवस्था में मानसिक प्रताड़ना से ग्रसित व्यक्ति को सहयोग, प्रेम की भावना से उबारना चाहिए, अर्थात इस प्रकार के जो व्यक्ति हों उनको सहयोग करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए और उनको इस प्रेम के द्वारा ही उसे इस भावना से उबार कर प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार की आज हमने 2 प्रकार की पहचान देखी हैं, उनके बचाव के भी उपाय देखे हैं। शारीरिक रूप से लैंगिक दुर्व्यवहार और मानसिक दुर्व्यवहार एवं प्रताड़ना का हमने आज वर्णन किया है। इनको आप ध्यान से पढ़ना, याद करना। कल हम इसे और अधिक अध्ययन इसके बारे में और प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।